हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ से जुड़ा हुआ जो हमारा टॉपिक है ग्रोथ पैटर्न्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर जब हम ग्रोथ की बातें करते हैं तो दो प्रकार के ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं। एक एक्सपोनेंशियल प्रकार का होता है, दूसरा लॉजिस्टिक प्रकार का होता है। तो एक्सपोनेंशियल को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो आज हम पहले एक्सपोनेंशियल से जुड़ी हुई कुछ सिंपल बातें हैं उनको रिपीट कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल की अगर हम बात करें तो कल हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल टाइप का जो हमारे पास ग्रोथ आया था, वहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि जो बाइनरी फिशन होता है, कि जो बैक्टीरिया के केस में बाइनरी फिशन देखा था, तो वहाँ पे हर बार पॉपुलेशन साइज डबल हो रही थी। और डबल हो रही थी तो हमने हमारी इक्वेशन के अंदर ये जो 2 था इसको पुट किया था, और आर टी जो हमने लिया था ये हमने लिया था जनरेशन कितनी होगी, नंबर ऑफ जनरेशन था। n0 हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन साइज थी। तो ऐसा हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हो कि n0 हमारे पास हो और कितनी जनरेशन हो गई है, अगर इसका हमें इंफॉर्मेशन हो तो हम किसी भी समय के ऊपर जो एंटी होता है, जो पॉपुलेशन साइज होता है किसी भी समय के ऊपर, दैट इज डिनोटेड बाय एंटी, तो हम एंटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी बात हुई कि ऐसा तो है नहीं कि सारे ही ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशन करते हैं। तो बाइनरी फिशन के लिए तो हम इस पहले वाले इक्वेशन को अप्लाई करके एंटी निकाल सकते हैं, लेकिन जो बाकी ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फिशन नहीं करते लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देते हैं, ध्यान रखना आपको कि बाइनरी नहीं है लेकिन एक्सपोनेंशियल देते हैं, यानी कि अदर देन बैक्टीरिया जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया तो बाइनरी फिशन दे देगा बट दूसरे जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो बाइनरी फिशन नहीं देते, लेकिन वो एक्सपोनेंशियल तो देते ही हैं, वो भी रैपिडली ग्रोथ देते हैं। तो उनके लिए हमारा जो इक्वेशन था वो चेंज हो गया था। चेंज कैसे हुआ था कि हमने 2 जो हमारा था उसकी जगह पे हमने नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस था ई उसको पुट कर दिया था। उस पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर या उस पॉपुलेशन के अंदर जो इंक्रीज की रफ्तार चल रही होती है, ग्रोथ की जो रफ्तार होती है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज जो होता है, जिसे हम आर के द्वारा डिनोट करते हैं, उस आर को हम यूज़ कर रहे थे। और आर को यूज़ करने का मतलब ये था कि हमारे पास जो पॉपुलेशन की बर्थ रेट यानी कि जो बी होती है, बी इज नोटेड बाय बर्थ रेट, उसमें से अगर हम डेथ रेट को माइनस कर दें तो हमारे पास किसी भी पॉपुलेशन के लिए जो आर की वैल्यू है वो आ जाती है। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू आर होता है, और वो आर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन में हम उस आर को यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये जो बात थी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल में बाइनरी वालों के लिए हम एक अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, जो अदर देन बाइनरी हैं लेकिन एक्सपोनेंशियल देते हैं उनके लिए फॉर्मूला है वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। कौन सी चीज़ हमने क्यों रखी है वो भी हमारी डिस्कस हो गई थी। इसके बाद में हमने ये भी बात कर ली थी कि अगर हम पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और टाइम को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, अगर हम इनको एक ग्राफ के रूप में प्लॉट करें, तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो इंग्लिश का जो अक्षर होता है जे, उसकी शेप में आता है। तो इंग्लिश लेटर जे की शेप में जो कर्व हमारे पास आ रहा है वो कब आता है, जब हम y एक्सिस के ऊपर लेते हैं पॉपुलेशन साइज को और x एक्सिस के ऊपर लेते हैं हम टाइम को। तो जब हम पॉपुलेशन साइज को टाइम के अगेंस्ट उसकी प्लॉटिंग करते हैं, जब उसका ग्राफ तैयार करते हैं, तो हमारे पास एक खास प्रकार का कर्व आता है। इस कर्व को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व जो भी आएगा वो हमेशा ही कैसा आता है, जे सेट कंडीशन में आता है। तो अगर कहीं भी आपको जे सेट कर्व दिया हुआ हो तो आप बिल्कुल से सटीक बोल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं
कि डेफिनेटली ये जो जे शेप्ड कर्व आ रहा है ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो पैटर्न है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा था। और इस ग्राफ से हमें ये भी समझ में आता है कि ग्राफ के शुरू में तो पॉपुलेशन साइज है वो धीरे धीरे वृद्धि करती है, लेकिन उसके बाद में पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है वो तेजी से आने स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर हम देख पाए तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो ग्राफ का भाग है, इस ग्राफ के भाग में पॉपुलेशन की जो वृद्धि है वो इसकी तुलना में बहुत तेज हुई है। तो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन है वो धीरे ग्रो करती है, लेकिन बाद में पॉपुलेशन की साइज बहुत तेजी से वृद्धि करती है। जैसे 8 से 16 बने लेकिन अगले टाइम के अंदर 16 से 32 बन जाएंगे, कि 16 का इंक्रीजमेंट आएगा, अगली बार 32 से 64 बनेंगे तो 32 का इंक्रीजमेंट आएगा। तो हर बार जो इंक्रीजमेंट है वो ऐसे ग्रोथ के अंदर बहुत तेज और तेज ऐसे होता हुआ चला जाता है। तो हमारा ग्राफ है वो कैसा आता है, जे शेप्ड कर्व हमें प्राप्त होता है। ये भी हमारी बात हुई थी कि ऐसा जो ग्रोथ है वो कौन देते हैं, जिनका बॉडी साइज छोटा होता है। जो स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसा ग्रोथ दे पाते हैं, क्योंकि हमने एक बात डिस्कस की थी और ये बात हमें ध्यान भी रखनी चाहिए कि जो स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। तो उनको अपना प्रॉपर रिसोर्स यानी कि फूड हो, शेल्टर हो, रिप्रोडक्शन के लिए नेट हो, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो सब इनको आराम से मिल जाती हैं। इनकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वो एक्सपोनेंशियल जो पैटर्न है उसको फॉलो कर पाते हैं कि सभी ग्रोथ भी कर लेंगे, सभी रिप्रोड्यूस भी कर लेंगे, नंबर है वो उसी अनुपात में बढ़ता चला जाता है। तो स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स ऐसा कर पाते हैं। और जो लाइफ स्ट्रेटजीज होती हैं कि जीवन को कंप्लीट करने के एंगल से या लाइफ को कंप्लीट करने के एंगल से जो जीवों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं उन्हें हम लाइफ स्ट्रेटजीज बोलते हैं। और लाइफ स्टडीज़ में भी फिर दो कैटेगरी आती हैं। कुछ जनरलिस्टिक स्पीसीज होती हैं जो जनरल कैरेक्टर्स के सहारे से अपने लाइफ को कंप्लीट करती हैं, उन्हें हम आर सिलेक्टेड स्पीसीज बोलते हैं। जो जनरलिस्टिक स्पीसीज होती हैं दे आर कॉल्ड एज आर सिलेक्टेड स्पीसीज। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज हैं वो कौन होती हैं, स्मॉल साइज होती हैं, और वही कौन होती हैं जो ऐसे ग्रोथ को देते हैं। यानी कि जो एक्सपोनेंशियल प्रकार का पैटर्न होता है वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज या स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स इनके द्वारा दिया जाता है। इसके बाद में हम आगे की बातें करते हैं कि जैसे छोटे वालों को तो हमने कह दिया कि रिसोर्सेज की कोई ज़्यादा दिक्कत उनको नहीं आती है, वो एक्सपोनेंशियल पैटर्न में ग्रोथ कर सकते हैं। बट नेचर में जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही, कि इन नेचर रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड। जैसे आप बैक्टीरिया को ही ले लें तो शुरू में तो हो सकता है कि उसके लिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जैसे आपने कल्चर प्लेट ली, कोई भी कल्चर प्लेट आपने ले रखी है, पैटलिस आपने ले ली, इस पैटलिस के अंदर कल्चर मीडियम डाला हुआ है, तो इस कल्चर मीडियम के अंदर हो सकता है कि शुरू में तो बैक्टीरियम को आराम से फूड मिलता रहेगा, लेकिन आफ्टर ए टाइम जैसे थोड़ा सा समय होगा इसका मोस्टली फूड है वो कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद में रिसोर्सेज यहाँ पे कम पड़ने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि जो छोटे हैं उनको हमेशा ही आराम से सब कुछ मिलता रहता है, नो। हाँ, शुरुआत के अंदर चीज़ें हैं वो आराम से मिल सकती हैं, तो शुरू में वो इजीली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन लेटर टाइम्स के अंदर वहाँ पे रिसोर्सेज डेफिनेटली कम पड़ जाते हैं। यानी कि चाहे ऑर्गेनिज्म छोटा हो या बड़ा हो, आगे चल करके समय के साथ देखें तो आगे चल करके हमेशा ही रिसोर्सेज कैसे हो जाएंगे, रिसोर्सेज बिकम लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब वो कम पड़ने लग जाएंगे, और जब कम पड़ने लग जाएंगे तो ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ता है, जो कमी हो रही है रिसोर्सेज में, जो कमी हो रही है उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब ऐसा है कि जब कोई चीज़ कम पड़ती है तो उसका यूटिलाइजेशन सोच समझ के किया जाता है, यानी कि उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कम से कम मात्रा में कैसे उठाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंट यूज़। तो ऑर्गेनिज्म शुरू में तो रिसोर्स को अच्छे से कंज्यूम करता है, लेकिन जब रिसोर्सेज कम पड़ेंगे समय के साथ
तो ऑर्गेनिजम्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल से एफिशिएंट बनाना पड़ता है, कंजप्शन को एफिशिएंस करना पड़ता है, यूटिलाइजेशन को एफिशिएंस करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो जब ऐसा होने लग जाता है कि नेचर में रिसोर्सेज सभी के लिए कभी ना कभी लिमिटिंग हो ही जाते हैं, और जब लिमिटिंग हो ही जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और जब रिस्पॉन्ड करने की बात आती है तो वहाँ पे एक अलग से एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाती है, और उस कॉन्सेप्ट को या उस जो भी पर्टिकुलर पॉइंट जो यहाँ पे अब काम करने लग जाएगा, उस पॉइंट का नाम होता है कैरिंग कैपेसिटी। दिस इज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी को कैपिटल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कि जब भी कैरिंग कैपेसिटी की बात हो और आपको आंसर्स में लिखना हो या कहीं भी क्वेश्चन में कैपिटल के दिया हुआ हो, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरिंग कैपेसिटी का या इकोलॉजी की भाषा में कैपिटल के का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी। अब ये कैरिंग कैपेसिटी क्या चीज़ होती है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि ये एक हाईएस्ट नंबर है या अमाउंट है। आप इसको नंबर भी बोल सकते हैं या नंबर की जगह पे आप इसको अमाउंट भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम ये मात्रा है। किस चीज़ की मात्रा है? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बीइंग सपोर्टेड, जिनको सपोर्ट किया जाएगा। किसके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा? बाय एन इकोसिस्टम। तो जो भी इकोसिस्टम होता है, एक्चुअल में जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रह रहा है? ऑर्गेनिज्म किसी न किसी आवास में रहता है, उसकी कोई न कोई रहने की जगह होती है। दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो रहता है, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। हम उसको उसका इकोसिस्टम बोल सकते हैं। तो हर एक जीव किसी न किसी इकोसिस्टम के अंदर पाया जाता है। और अगर हम थोड़ा सा और इसको साफ शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी न किसी इकोसिस्टम के किसी न किसी ट्रॉफिक लेवल में पाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इकोसिस्टम में बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं और ऑर्गेनिज्म अपने ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं और ईटिंग एंड बीइंग ईटन जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हुए इकोसिस्टम का वो कंपोनेंट होते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म जो रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट भी हैं, उसमें हिरण भी हैं, उसमें भालू भी हैं, उसमें लॉयन भी हैं, उसमें कबूतर भी हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म, उसमें ग्रासेस भी हैं। तो इकोसिस्टम तो दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम तो एक ही है लेकिन वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे कि वहाँ पे लॉयन भी है, टाइगर भी है, भेड़िया भी हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी स्पीसीज। इकोसिस्टम एक हुआ और उसमें स्पीसीज कितनी हुई? खूब सारी हुई। अब यहाँ पे हमें समझना है कि कैरिंग कैपेसिटी का जो मैटर है वो अप्लाई कैसे होता है या कैसे वो चीज़ हम इकोसिस्टम में किसके साथ में कैसे लगाते हैं उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी इकोसिस्टम की बात करें और फॉरेस्ट की बात करें, तो फॉरेस्ट के अंदर जैसे जो लॉयन है, जैसे पर्टिकुलर आपके पास कोई फॉरेस्ट हो, सपोज ये कोई फॉरेस्ट एरिया है आपके पास और इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर केवल 10 लॉयन ही सपोर्ट किए जा सकते हैं, यानी कि हाईएस्ट ये जो पर्टिकुलर आपके पास जियोग्राफिकल एरिया है इसमें 10 ही लॉयन सपोर्ट हो सकते हैं। तो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ सपोर्टिंग ऑर्गेनिजम्स है दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी। कि अब इस इकोसिस्टम की लॉयन के लिए कैरिंग कैपेसिटी 10 है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पे लॉयन 10 होंगे तो यहाँ पे जो हिरण है वो भी 10 होंगे, नहीं, हिरण तो यहाँ पे 1000 भी हो सकते हैं। यानी कि कैरिंग कैपेसिटी एक स्पीसीज की अलग है और दूसरी स्पीसीज की अलग है। ऐसे आप कहेंगे यहाँ पे ग्रासेस की कोई स्पीसीज ले ले, किसी घास के पौधे की स्पीसीज ले ले, तो उसका नंबर तो कई हजारों में भी हो सकता है। मीन्स जो हमारे पास इकोसिस्टम होगा उस इकोसिस्टम में सेवरल स्पीसीज हैं और हर एक स्पीसीज का वहाँ पे अपना अपना कैरिंग कैपेसिटी नंबर होता है। यानी कि वो सिस्टम किसी स्पीसीज के मैक्सिमम इतनों को सपोर्ट करता है, किसी दूसरी के इतनों को सपोर्ट करता है। तो डिफरेंट स्पीसीज के लिए कैरिंग कैपेसिटी का वैल्यू एक ही स्पीसीज में अलग अलग होता है।
इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो कैरिंग कैपेसिटी होती है क्या ये हमेशा एक जैसी होती है या इसमें बदलाव आ सकते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी कैसी होती है, डायनेमिक होती है, डायनेमिक वैल्यू होती है कि इसमें फेरबदल आते रहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इस बार बारिश कम हुई तो बारिश कम होने पे फॉरेस्ट के अंदर जो अलग ग्रासेस की कैरिंग कैपेसिटी है या जो श्रब्स हैं या दूसरे हर्बीवोर्स हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी नीचे चली जाएगी। अगर बारिश अच्छे से हो जाए, दूसरे फैक्टर्स हैं वो सपोर्टिव हो तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी कि जो इकोसिस्टम के अंदर चल रहा होता है उसके अंदर जो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स का जो इंटरेक्शंस का जो फॉरप्ले चल रहा होता है उसके द्वारा कैरिंग कैपेसिटी है वो ऊपर नीचे होती है। ये हमेशा कोई फिक्स रहने वाली अमाउंट नहीं है, इट वेरी कर रही है। कैरिंग कैपेसिटी कभी नीचे भी जा सकती है, कभी ऊपर भी जा सकती है, डिपेंड करती है कि सराउंडिंग के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर जो भी फैक्टर्स हैं वो पर्टिकुलर स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी के लिए कैसा काम कर रहे हैं। तो के की वैल्यू डायनेमिक होती है और किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर सकती है कि समय के साथ इसमें चेंजेस आ सकते हैं। क्यों आते हैं वो, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ इकोसिस्टम है वो बदलता रहता है और इसी प्रकार से इकोसिस्टम के अंदर होने वाले जितने भी एनर्जी फ्लो है, फंक्शनिंग्स है, तो वो सब भी चेंज होती रहती हैं। तो समय के साथ उसके कंपोजिशन में चेंज आ रहा हो या उसकी फंक्शनिंग में चेंज आ रहा हो तो वो सारी चीज़ें क्या करेंगी, इसको मूवेबल बना देती है, डायनेमिक बना देती है। तो डायनेमिक होता है within a single ecosystem each species has its own k value। ये मैंने आपको बता दिया कि हर एक इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग स्पीसीज का अपना अपना k का वैल्यू होता है और वो भी हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता, वो भी बदलता रहता है कि सभी स्पीसीज का अपना खुद का k वैल्यू होता है उस इकोसिस्टम के अंदर। अब ऐसा भी नहीं है कि हर एक इकोसिस्टम में, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 फॉरेस्ट ले लिए और दोनों फॉरेस्ट में जरूरी थोड़ी कि वहाँ पे दोनों जगह पे 10-10 लॉयर ही मैक्सिमम सपोर्ट होंगे, नहीं, दूसरे वाले के अंदर तो 5 भी हो सकते हैं, दूसरे वाले के अंदर 12 लॉयर भी सपोर्ट हो सकते हैं। तो के की वैल्यू किसी इकोसिस्टम तक लागू होती है, दूसरे इकोसिस्टम में तो कोई दूसरी वैल्यू ही होती है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आती है कि किसी भी पॉपुलेशन का जो नंबर होता है, पॉपुलेशन साइज होती है, कैन नेवर एक्सीड, कभी भी कोई भी स्पीसीज की पॉपुलेशन ऊपर नहीं जा सकती, इससे बाहर नहीं जा सकती, किससे बाहर, बियॉन्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी। तो किसी भी इकोसिस्टम में उसी समय पे, जिस समय पे आपकी बात हो रही है, हो सकता है कि दूसरे समय पे तो चेंज हो जाए तो वहाँ तो नंबर कुछ और ही मिलेगा, लेकिन जिस समय पे हम डिस्कस कर रहे हो या हम फोकस कर रहे हो उस समय पे के जो होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे जो टाइगर है उसके लिए नंबर है वो 30 है, कैरिंग कैपेसिटी 30 है, तो उस समय पे कभी भी टाइगर का नंबर 30 से ज़्यादा नहीं जाएगा। हाँ, 30 रह सकता है, 29 रह सकता है, 28 रह सकता है, बट 31 नहीं जाएगा। कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं कि आपके पास कोई बर्तन है, उस बर्तन में 30 किलो मटेरियल ही आप डाल सकते हैं, तो आप उसमें 30 डाल सकते हैं, 29 डाल सकते हैं, 28 डाल सकते हैं, लेकिन 31 नहीं डाल सकते क्योंकि उसकी अपर लिमिट ही उतनी है। अपर लिमिट से बियॉन्ड जाकर के कोई भी स्पीसीज अपने नंबर को एक्सीड नहीं कर सकती। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी आ गई, ये कैरिंग कैपेसिटी का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट हमें हमारी जो ग्रोथ इक्वेशंस हैं उन ग्रोथ इक्वेशंस पे किस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी जो एक्सपोनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करती है, अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करें तो वो था nt = n0 और उसको हमने ERT के साथ में मल्टीप्लाई किया था। लेकिन जैसे ही हम कैरिंग कैपेसिटी को अप्लाई कर देंगे तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक अपर लिमिट की बात कर रहे हैं कि उस स्पीसीज के लिए एक हाईएस्ट नंबर है कैरिंग कैपेसिटी वो आ जाएगा और उस कैरिंग कैपेसिटी के कारण से जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यहाँ जाकर के चेंज हो गई है। हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन थी उसका ये वाला पार्ट चेंज हो गया है कि E की जगह पे वही है, R भी हमारे पास वही है, T भी हमारे पास वही है, लेकिन हमने बीच में एक पैरामीटर ऐड कर दिया। दिस इज K माइनस n डिवाइडेड बाई K। तो इसका यहाँ पे लॉजिक क्या है, इसको हम समझते हैं
कि हमने इक्वेशन में k माइनस n डिवाइडेड बाय k इसको क्यों पुट किया, और इसको पुट करने से हमारी इक्वेशन है वो लॉजिस्टिक इक्वेशन का रूप ले लेती है। पहले वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है और ये पैरामीटर इसमें ऐड करते ही जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा और पैटर्न चला जाएगा विथ ए अपर लिमिट दैट इज कॉल्ड लॉजिस्टिक, और इक्वेशन भी हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन बन जाती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज अपर लिमिट, जैसे हम बात को ऐसे समझें कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई हमने हिरन ले लिया और उस डियर की कैरिंग कैपेसिटी है 400, कि उस फॉरेस्ट में 400 हिरन हो सकते हैं, रह सकते हैं, तो k = 400। और सपोज जिस समय पे हम बात कर रहे हैं उस समय पे वहाँ पे ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है जिसको हम n0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो है 200। तो 200 तो वहाँ पे पहले से ही है, 400 से ज़्यादा वहाँ पे कभी होंगे नहीं क्योंकि ये 400 की अपर लिमिट है, और 200 नंबर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब जो रिसोर्स बचा हुआ है, क्योंकि 200 वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, तो 200 के रिसोर्स को वो कंज्यूम कर ही रहे हैं। रिसोर्स केवल 400 में से 200 को माइनस कर दें तो 200 के लिए और एक्स्ट्रा है, यानी कि यहाँ पे जो रिसोर्स है वो अब कितनों के लिए है, इनका डिफरेंस जो है यानी कि 200 को और सपोर्ट कर सकता है। जैसे ही मान लो कि नंबर कुछ समय बाद में बढ़ करके 300 हो गया, तो 300 होने पे अब जो रिसोर्स है वो 200 के लिए नहीं बचा हुआ है, वो रिसोर्स अब केवल 100 के लिए बचा हुआ है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाता है, यानी कि जैसे जैसे n बढ़ता चला जाता है, दिस इज द n क्या हमारे पास पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज जैसे जैसे बड़ी होती चली जाएगी उसका इम्पैक्ट आएगा कि और जो रिसोर्स है वो और कम हो जाएगा, बचा हुआ और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके द्वारा कि टोटल वैल्यू 400 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 400। तो आप मैथमेटिकली इसको थोड़ा सा एक बार समझें तो आपको लग रहा है कि नीचे तो हमेशा k ही आएगा कि आपको उसी संख्या से डिवाइड करना है। ऊपर की संख्या जैसे जैसे n बड़ा होगा ये ऊपर की संख्या और छोटी होती जाएगी, और छोटी होती चली जाएगी, और एक छोटी संख्या को जब हम उसी संख्या से बार बार डिवाइड करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू और छोटी होगी, और छोटी होगी, और छोटी होती चली जाएगी। तो इट मीन्स जो ग्रोथ है वो और स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी। तो रिप्रेजेंट कर रहा है जो रिसोर्सेज का लिमिटेशन था वो लिमिटेशन और उसका प्रभाव वो सारा यहाँ पे क्या आ गया k माइनस n डिवाइडेड बाई k। तो ये वैल्यू जैसे ही पुट कर देंगे तो हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो आ जाती है, और जिसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी के साथ में होने वाली ग्रोथ। अब हम इस ग्राफ से इसको समझ लेते हैं कि जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है दिस इज एक्सपोनेंशियल पैटर्न, जहाँ पे अपर लिमिट नहीं होती है। ये पॉपुलेशन समय के साथ और बड़ी होती चली जाएगी क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रकार का एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं होता, इकोलॉजिकल प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होता, लिमिटिंग फैक्टर्स काम नहीं करते, कैरिंग कैपेसिटी जैसा कोई इशू नहीं होता। तो हमारा ग्राफ है वो जे शेप्ड ग्राफ होता है जिसको हम एक्सपोनेंशियल पैटर्न के रूप में बता देते हैं। लेकिन जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है, जैसे यहाँ के मामले में 1000 को कैरिंग कैपेसिटी दिखाया हुआ है, तो ये जो डैश लाइन आई हुई है इट रिप्रेजेंट टू कैरिंग कैपेसिटी, दिस इज द k, दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी। तो जैसे हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं ये वैल्यू हम k की बता देंगे कि कैरिंग कैपेसिटी है, और कैरिंग कैपेसिटी से बड़ा नंबर कभी भी नहीं जाता। अब हम ग्रोथ जो आती है उसको समझ लेते हैं कि स्टार्टिंग में देखें तो स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास जो इसका ग्रोथ है वो लगभग सिग्मॉइड के पैटर्न को फॉलो करता है कि स्टार्टिंग में इस प्रकार से आ रहा है, फिर धीरे धीरे इसमें स्लोप हो जाएगा और आगे जाकर के ये फ्लैट हो जाता है। इट मीन्स इस ग्राफ को भी अगर हम देखें तो हल्का सा शुरू में तो ये लगता है, जैसे इस भाग में तो ये लगता है कि यहाँ तक तो ग्राफ है वो लगभग जे शेप का जो नीचे वाला भाग होता है उसकी तरह ही है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर जो डेविएशन है, इधर बहुत तेजी से बढ़ रहा था और यहाँ पे देखते हैं तो उसमें कितना दूरी आ गया ग्राफ के ऊपर।
पैटर्न को उसने छोड़ दिया है और उसने एक दूसरा पैटर्न अपना लिया है। क्यों अपना लिया है? क्योंकि हर बार रिसोर्स और कम, यहाँ से जैसे हम जा रहे हैं तो रिसोर्स कम होता जा रहा है और उसी अनुपात में जो ग्रोथ है, जो पॉपुलेशन है वो और बड़ी ऐसे नहीं हो पा रही है, उसमें जो ग्रोथ है वो धीरे होती जा रही है और यहाँ जा कर के तो ग्रोथ है वो लगभग 0 हो जाएगी कि अपर लिमिट से ऊपर तो कोई भी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड तो ग्रो करती ही नहीं है। तो ये एक खास डिफरेंस आ गया कि एक्सपोनेंशियल का पैटर्न जैसा होता है और लॉजिस्टिक का जो पैटर्न है वो सिग्मॉइड होता है कि वहाँ पे हमें सिग्मॉइड प्रकार का जो ग्राफ है वो मिलता है। और सिग्मॉइड क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ पे एक कैरिंग कैपेसिटी जैसी अपर लिमिट होती है। और एक दूसरी बात और हम देख लेते हैं कि इसी से हम ये भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल से लॉजिस्टिक क्यों हुआ। एक्सपोनेंशियल से लॉजिस्टिक होने के पीछे एक ही कारण था कि क्या एनवायरनमेंट जीवों को रोक रहा है या नहीं रोक रहा है। एक्सपोनेंशियल में नहीं रोकता है, कितना भी वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक में क्या करता है वो रोक देता है। तो एनवायरनमेंट का रेजिस्टेंस है। तो ये जो डेरिवेशन का भाग है कि इस भाग के अंदर जो ग्रोथ गिरी है, ये जो ग्रोथ का भाग आ गया, इसे अपन बोलते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो काफ़ी सारी बातें हम एक ही डायग्राम से समझ सकते हैं कि जेसेप कहाँ रह जाता है, लॉजिस्टिक वाला कहाँ रह जाता है, कैरिंग कैपेसिटी कहाँ पे होती है, एनवायरनमेंट का रेजिस्टेंस है वो हम कहाँ पे बता सकते हैं। तो ये सारी जो बातें थी, ये बातें जो दोनों ही प्रकार के जो पैटर्न्स हैं कि हम एक्सपोनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बातें करें, लॉजिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बातें करें, वो सारी बातें हम यहाँ इस वीडियो से समझ पाए हैं। तो आई होप ये जो बातें थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के जो दोनों एंगल्स थे, चाहे हम एक्सपोनेंशियल पे जाएं या उसके मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है उनकी तरफ ध्यान दें, या हम कैरिंग कैपेसिटी लागू हो जाए, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं ऑब्वियसली जो स्मॉल साइज नहीं है, जिनका बॉडी साइज बड़ा होता है, जिनका लाइफ बड़ा होता है, उनके साथ में कैरिंग कैपेसिटी वाला यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला मैटर है वो अप्लाई हो जाता है। और वहाँ पे जो हमने बात की थी कि जो एक्सपोनेंशियल का पैटर्न है वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज देती है, उसी प्रकार से लॉजिस्टिक जो पैटर्न है वो के सिलेक्टेड स्पीसीज देती है, स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के सिलेक्टेड स्पीसीज जिनको हम स्पेसिलिस्टिक स्पीसीज भी बोलते हैं, आर वालों को जनरल स्पीसीज बोलते हैं, के वालों को स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो जो स्पेशलिस्टिक स्पीसीज होती हैं या आर की तुलना में जिनको के सिलेक्टेड स्पीसीज बोलते हैं, उनका पैटर्न होता है लॉजिस्टिक प्रकार का, उनका बॉडी बड़ा होता है, लाइफ साइज बड़ा होता है, और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं जो आर और के को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहाँ पे उनको डिटेल में समझते हैं। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आर वाले हैं दे विल गो फॉर एक्सपोनेंशियल पैटर्न, के वाले हैं दे विल गो फॉर लॉजिस्टिक पैटर्न। दोनों के पैटर्न कैसे होते हैं वो सब हम अब समझ चुके हैं, आप इसको अब बता सकते हैं। तो आई होप ग्रोथ इक्वेशन से जुड़ी हुई जो बातें थी वो आपकी क्लियर हुई होगी। तो वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा से समझेंगे और जो भी यहाँ से प्रॉपर नोट्स हैं उनको बनाने की प्रॉपर कोशिश करके इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे साथ में ही। और ओके देन, थैंक यू सो मच।